अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, पहले टीचर भी रहे हैं, यहीं से मुसोलन से बिलोंग करते हैं। साथ में हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री करमचंद धीमान जी, एलिमेंट्री एजुकेशन श्री गुरजीवन जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर ऋषिपाल शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सारे गाइड के हमारे फैकल्टी मेंबर्स और सारे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टीम और सभी स्कूलों से आए हुए प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और साथ में एसएमसी के प्रधान, उप प्रधान, सारे मेंबर्स, बच्चे और गाइड के सभी स्टूडेंट्स और जो हमारे मीडिया के लोग हैं यहाँ पे भी उपस्थित हैं। आज मैं सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, पूरी टीम को, एजुकेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम, जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर से लेके एलिमेंट्री तक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सारे आपके स्कूल के हमारी पूरी टीम्स, ये आप लोगों ने बड़ा बेहतरीन कार्य किया है। जिस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने दो देखी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारक और मिडिल स्कूल धमून की, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा बेहतरीन कार्य जो है स्कूलों में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो है हुआ है। और जैसे मेरे एक माइंड में पिक्चर थी कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हैं, तो उस पिक्चर से बिल्कुल विपरीत मेरे मन में ऐसी परसेप्शन बनी है कि बहुत बढ़िया कार्य जो है वो स्कूलों में स्वच्छता के प्रति हो रहा है। लेकिन अभी भी हमारे 1462 स्कूल्स हैं, उसमें से केवल मात्र 38 या कुछ इतने स्कूलों में, इसमें 44 थे, 36 ने कुछ ऐसे पार्टिसिपेट किया है। तो पार्टिसिपेशन में हम काफ़ी पीछे हैं। उसकी वजह भी है कि इसमें लोगों को जानकारी सभी को है, बीआरसीज भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनका भी उत्तरदायित्व है कि वह आगे जाके जो सभी स्कूलों में सभी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएं और जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए उसको करें, ताकि आने वाले समय में जो हमारे मॉडल स्कूल बन गए हैं नारक, दमोह और बाकी स्कूल भी जो 11 स्कूलों में यहाँ पार्टिसिपेट किया, उनकी तरह जो रिमेनिंग स्कूल हैं वो भी कार्य करें और इसी तरीके से वो आगे बढ़ें, इनसे भी अच्छा कार्य करके वो आगे बढ़ें। ये हमारी आप लोगों से जो एक अपेक्षा है और उम्मीद है कि आप लोग आने वाले समय में जितने भी हमारे स्कूल हैं 100% पार्टिसिपेशन होगा और कम से कम 60% स्कूल हमारे जो हैं इस वर्ष में 5 स्टार कैटेगरी में आने चाहिए। जो भी पैरामीटर्स हैं, मेरा अनुरोध रहेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर से ऋषिपाल शर्मा जी से भी कि वो इनकी ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूसली कराएं। हर एक महीने में हर एक स्कूल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो वर्चुअल मोड से हो या यहाँ पे आके पर्सनल मोड में हो, जिस तरीके से भी संभव है उस तरीके से ट्रेनिंग कंपोनेंट में बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने कर दिया, स्कूलों में बेहतरीन कार्य किया है। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ से आने वाले हमारे जो समाज है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, उसको हम प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हैं कि स्वच्छता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसा लघु नाटक में हमें बताया कि 75 साल की आज़ादी के बाद आज भी भारत में जरूरत पड़ रही है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ रहा है। इसकी क्या आवश्यकता है कि अब 75 साल की आज़ादी के बाद हम इतने भी सक्षम नहीं हैं कि हमने अपने कूड़े को कैसे रखना है, कैसे उसका डिस्पोजल करना है। इनमें आज हम देखेंगे, आज की डेट में सुबह उठो 6 बजे घूमने जाओ, देखें जगह जगह कूड़े के ढेर लगते हैं। जो हमारी नगर परिषदें हैं, नगर पंचायतें हैं या ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों में तो भी इस तरीके का कोई मैकेनिज्म सेटअप नहीं हुआ, लेकिन जो नगर परिषदें हैं और नगर पंचायतें, अर्बन एरिया जो है, उसमें एक स्पेशल कैंपेन चला हुआ है। तो आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति जो है घूमने जाएगा तो कूड़े का थैला साथ लेके वहाँ डंप कर देगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपके जिस उसमें आप कार्य कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, आप इंस्टीट्यूशन में एक स्वच्छता दूत पैदा कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो जो बच्चे हैं वो जाके समाज में इसके बारे में जानकारी जरूर फैलाएं कि कूड़े को बाहर नहीं फेंकना है। कूड़े को जो हमारा सफाई साथी है, जिसको हम स्वच्छता साथी बोलते हैं, सुबह गाड़ी में आता है और आपके कूड़े को उठाता है, उस गाड़ी में देना है, उस व्यक्ति को सौंपना है, ना कि हमने उसको बाहर फेंकना है। ये मैसेज देना जो है बहुत अत्यंत आवश्यक है, ताकि जो समाज में अभी भी गंदगी है उसको हम दूर कर सकें। और ये जो कार्य है
ये सबसे बेहतरीन कार्य जो हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो कर सकते हैं। वो अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, कोई व्यक्ति फेंक रहा है तो उसको टोक भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं कि आप क्यों फेंक रहे हैं उसको, क्यों आप अपने घर में रखो, जब गाड़ी आएगी तब उसको इस तरीके से करने की आवश्यकता है। आपको पता है कि सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी। हर एक स्कूल में सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स हो, टॉयलेट्स हो, गर्ल्स के अलग हो, बॉयज़ के अलग हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आपको डाइट के माध्यम से पैसा आता है। इस तरीके से हमारी ब्लॉक में भी स्कीम है, जो RD की हमारी स्कीम है उसमें भी है। हम हर एक स्कूल में कम्प्लेक्स बनाने के 3 लाख रुपया देते हैं। 3 लाख में से 30% कंट्रीब्यूशन यूजर एजेंसी को होना चाहिए जो कर रहा है, 70% जो है सरकार अपनी तरफ से ग्रांट एड प्रोवाइड करती है। आपको जहाँ भी लगे, मैं चाहूँगा कि डिप्टी डायरेक्टर हायर एलिमेंट्री और गाइड के माध्यम से मैं प्रपोजल आना चाहिए। कितने भी स्कूलों में आपको लगता है कि आपको नए टॉयलेट्स बनाने की आवश्यकता है, पुराने टॉयलेट्स को रेनोवेट करने की आवश्यकता है, आप उसमें कार्य कर सकते हैं। अपने प्रपोजल भिजाइए और हम लोग आपको 70% 2,10,000 रुपया एक कम्प्लेक्स के लिए उसमें देंगे। लेकिन कार्य बेहतरीन होना चाहिए, जल्दी खत्म होना चाहिए। लॉन्ग पेंडेंसी भी उसमें चलनी चाहिए कि आज पैसा दिए और सालों सालों पैसा पड़ा रहे, उस तरीके का कार्य हम लोग ना करें, उसको तुरंत उसको खत्म करने की कोशिश करें। तो इसमें कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दूसरा है कि अगर आप स्कूल में जैसे कंपोस्टिंग पिट्स बनाना चाहते हो, जैसे नारंग में देखिए बहुत सुंदर उन्होंने पिट्स बनाए थे, तो फॉर्मेलिटी सही नहीं होनी चाहिए, ऐसे यूज़ करने की पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। जो आपकी कंपोस्टिंग पिट्स है उसमें जो आपके जितना भी आपके लीव्स है, पत्ते पड़ते हैं, या आपका जो लेफ्ट ओवर है, जो MDM का बचता है, या जो आपका मैश चलता है, जो खाना खाते हैं बचता है, उसमें डालें, उसकी कंपोस्टिंग करें। कंपोस्टिंग करने के लिए उसमें आप कहीं गाँव में आपको जो गोबर मिल जाता है, गाय का गोबर है, भैंस का गोबर, उसको मिक्स कर सकते हैं, उससे उसमें बदबू नहीं आती। या फिर माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब जो इसके मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको पता है, माइक्रोब्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और वो सड़ता नहीं। जब सड़ेगा तो आपको उसमें बदबू आएगी, सड़ेगा नहीं तो उसमें बदबू नहीं आती। तो उस तरीके से आप करें, उसको एक मॉडल फैसिलिटी के रूप में आप लोगों को विकसित करना चाहिए। और मैं आपसे ये आग्रह करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी समय हो गया है, कि आने वाले समय में अब हमसे यही उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं उनको लोगों में जानकारी फैलाने के लिए यूज़ करें। एक प्राइज इसमें भी होना चाहिए, बच्चों ने अपने एरिया में कितने लोगों को जागृत किया इसके बारे में, अपने क्षेत्र में स्कूल कम्प्लेक्स के अंदर जो गाँव हैं, कितने गांव में उन्होंने जागृति फैलाई है, बच्चों ने जाके लोगों को समझाया है। उस तरीके का भी कुछ ऐसा चलाओ ताकि लोगों को जानकारी मिले, बच्चे निडर होकर लोगों को समझाएं कि कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना। गाँव में देखते हैं प्लास्टिक जितना है उसको लोग जला देते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिस्पोजल फैसिलिटी नहीं है। प्लास्टिक लेंगे, उसको आग लेंगे, चूल्हे में डाल देंगे, खेत में डाल देंगे, समय कहीं भी जहाँ जगह हो इसको जलाते हैं। जलाने से आपको पता है कितना इससे जो दूषित हवा धुआं निकलता है, उससे कैंसरियस गैसेज है, बिल्कुल कैंसर करें, जिसके अंदर भी जाएगा कैंसर उसमें करने की संभावना। एक और बात है कि जैसे गांव में मैंने देखा कि जो कई बार हम लोग जितना भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की चीज़ें हैं, मान लो पेंट किसने घर में किया, उसकी बाल्टी है, उसको पीने के पानी के उसमें लगा देते हैं। शादियाँ विवाह होते हैं उसमें सब्जियाँ डालने के प्रयोग में लगा देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा एक हानिकारक तरीका है। उसमें जितने भी रेसिड्यू बचते हैं पेंट्स के, उसमें केमिकल्स होते हैं, और ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे कि खतरनाक बीमारी लगने का संभावना होती है। तो अपने गांव में जागृत करिए, SMC के लोग यहाँ बैठे आप लोग करें। कहीं भी शादी विवाह में महिला मंडलों को सरकार पैसा दे रही है कि अपने बर्तन खरीदें, कुछ करें, उस तरीके से रखें, ना कि प्लास्टिक की या पेंट की बाल्टियों में उसमें खाने की वस्तुएं रखें। ये भी एक समाज को जागृत करने की आवश्यकता आज की स्थिति है। जैसा मैंने कहा कि सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, आपने देखा होगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, उसमें काफ़ी है कि जैसे पहले आपको किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, कोई ठंडा पीते थे, स्ट्रॉ देते थे, प्लास्टिक की होती थी, अब उसको रिप्लेस कर दिया कि 1 जुलाई से वो कागज़ की होगी। ठीक है, जो प्लेट्स होती थी उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। मिठाई के डब्बे के ऊपर प्लास्टिक की लेयर होती थी, उसको प्रतिबंधित कर दिया है। किसी भी टॉफ़ी चॉकलेट में आपको प्लास्टिक का स्टिक नहीं मिलेगी लगी, जितनी प्लास्टिक स्टिक्स जहाँ भी होती सारी उसमें प्रतिबंधित करती है। 1 जुलाई से अभी 1 दिन पहले उसको पिछले कर ली, 100% उसको प्रतिबंधित कर दिया। और हिमाचल में तो कैरी बैग प्लास्टिक के सारी टाइप के प्रतिबंधित है। कोई भी
सामान ले जाने का लिफाफा जो है वो प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर सकता। बाकी स्टेट्स में 100 माइक्रोन से नीचे प्रतिबंध किए, उससे ऊपर अभी है, लेकिन हिमाचल में 100% पूर्ण रूप से 100% जो है वो प्लास्टिक के लिफाफों का प्रयोग जो है वो प्रतिबंधित है, नहीं कर सकते। ये जानकारी भी हमें अपने समाज में, अपने जहाँ भी हम रहते हैं आसपास, उसमें फैलाना चाहिए और लोगों को जागृत करना चाहिए। सबसे बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा कूड़ा है, उसको हम कम करें, प्रोड्यूस उसको कम से कम हम पैदा करें, रीयूज़ उसको ज़्यादा यूज़ करें। जैसे मान लो कि प्लास्टिक की आइटम आपके पास पड़ी है, उसको ज़्यादा यूज़ करें, उसको एक बार यूज़ करके उसको फेंकना नहीं, यूज़। और रिप्लेस, हमें जो प्लास्टिक की जगह हम कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, कपड़े का बैग ले सकते हैं, कुछ और बैग ले सकते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। और रिसाइकल, उसके बाद ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके पास प्लास्टिक है उसको बाहर ना फेंकते, उसको रिसाइकिल के लिए इकट्ठा करें और किसी कबाड़िए के माध्यम से या किसी एजेंसी के माध्यम से उसको ऐसी जगह पहुँचाएँ जहाँ उसकी रिसाइकिलिंग हो सकती है, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना फैलाए। आज देखेंगे आपका, अगर आप नीचे जाओ नगर परिषद का जहाँ डंपिंग साइट है, इतना प्लास्टिक पड़ा हुआ है, इतनी वहाँ स्मेल पड़ी है। किस वजह से? उसका रीज़न एक ही है कि जब तक हम कूड़े को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, इसका समाधान नहीं हो सकता। और मान लो किसी प्लास्टिक के लिफाफे में आप कोई खाने के आइटम डाल दो और उसके बाद किसी को दे दो, किसको, उसका कुछ नहीं हो सकता, ना वो रिसाइकिल हो सकता, ना उसको जो हम किसी आरडीएफ होता है कि किसी फैक्ट्री में जो है वो फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, जहाँ पे आपका बड़े बड़े बॉयलर्स लगे होते हैं, बड़ी चिमनियाँ लगी होती है, उसमें उसको एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ भी नहीं हो सकता कि उसकी कैलोरिफिक वैल्यू जो है कम हो जाती है, जितना हमको चाहिए 1500 किलो कैलोरी, वो उससे नीचे आ जाता है, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए प्लास्टिक को हमेशा अलग से आप सेग्रीगेट करके घर में रखें और खाने वाली वस्तुओं को अलग से एक डस्टबिन में डालें। खाने वाली वस्तुओं से जिसे जो गल सकती है, उससे आपकी कंपोस्टिंग बनती है, खाद बन सकती है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किस चीज़ में। लेकिन अगर प्लास्टिक बीच में है तो उसको आप बिल्कुल उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए जितना भी प्लास्टिक नीचे पड़ा है उसका रीज़न यही है। हम पूछते नगर परिषद क्यों नहीं कर पाती, उसका कारण ये है कि आपका सेग्रीगेशन नहीं है। अगर सेग्रीगेशन जैसे लोग कर देंगे, खाने पीने की वस्तुओं को अलग डालेंगे, प्लास्टिक और गत्ता कागज़ अलग डालेंगे, उस दिन से आपका कूड़े की समस्या का समाधान हो सकता है और हो जाएगा। इसलिए हमें सेग्रीगेशन के ऊपर भी काम करना है। सेग्रीगेशन जो है कूड़े की हर एक घर में होनी चाहिए। जानकारी जो है गांव तक, पंचायत तक, गांव तक, नीचे तक जानी चाहिए, ताकि लोग जो है आने वाले समय में इस समस्या से छुटकारा पा सकें। तो ज़्यादा ना बोलता हूँ, मैं एक बार पुनः जो है सभी विद्यालयों को जिन्होंने पुरस्कार अर्जित किया है, हासिल किया, उनको बधाई दूंगा। उनकी एसएमसी, सारी टीचर्स की टीम, हेडमास्टर, बच्चों को बधाई दूंगा और यही आशा करूंगा कि आने वाले समय में इस तरीके के जो अभियान हैं उनको चलाने की आवश्यकता ना पड़े, लोग हमारे जागृत हों, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। और स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, विद्यालय एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से समाज को जागृत करने का कार्य करना संभव, आसान भी है, संभव भी है, क्योंकि जो बच्चे आपके पास हैं कल का भविष्य है, उनके माध्यम से सारे समाज को जागृत कर सकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आपके माध्यम से इस कैंपेन को, इस अभियान को हम आगे तक ले जाएंगे। और जिस स्कूल जो फर्स्ट है उस क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि लोगों में सेग्रीगेशन की हैबिट बने।